मैं लेकिन प्रोफेसर शशि, मैं इस डिबेट को, मेरे यहाँ पे कुछ लोग जो आते हैं बीजेपी के रेगुलर जो मेंबर्स आते हैं, वो ट्रोल ये करते हैं कि अब, अरे मैं कोई अमृतपाल सिंह को मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट में देने वाला कौन हूँ, या दया सिंह कौन है भाई? वो उसने कुछ गलत किया, उसका मुकदमा चल रहा है, उसको एक बार नहीं 20 बार फांसी दे दो, उसको इस देश का कानून जो करता है वो करो, लेकिन जब प्रूफ हो जाए तब करो। मेरी बात बहुत लिमिटेड है। वो एक इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो एक जगह से जीत के आ रहा है। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि अगर आपका जो भी व्यवस्था, उस व्यवस्था में कम से कम जितने दिन लोकसभा चलती है उतने दिन उसमें उनको वहां आने का, मेरे हिसाब से उस लोकसभा में भाग लेने की परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो कानून जो कर रहा करने दी, क्योंकि आप एक जगह के लोगों की वॉइस खत्म हो रही है। तो एक तो मेरा ये है। दूसरा मेरा शशि जी एक और है कि थोड़ी देर के लिए फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन, ये सही बात है कि जो खालिस्तान की मांग कर रहा है और उसको देश के कानून के मुताबिक मुकदमा चलना चाहिए, जो भी कानून सजा देता है सजा देता। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं इस देश में, उनके ऊपर क्या मुकदमा चलना चाहिए? उनके ऊपर क्या ये होना चाहिए कि वो भी देशद्रोही है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो आप सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं। मैं थोड़ा शशि भाई आपसे इसलिए, क्योंकि आप प्रोफेसर, आप पढ़ाते हैं, मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं कि वहां सारी पार्टीज जो पंजाब में मेन स्टेक होल्डर्स हैं, सबके कैंडिडेट थे, उसमें से जीत के अगर वो अमृतपाल सिंह आ रहा है तो उसकी वॉइस, या उसको जो सजा उसने वो किया, उसके कर्म की, मैं बार बार कह रहा हूं, जो वो अदालत निर्णय निश्चित करेगी। लेकिन आज अगर आप उनको बार बार उस सारे क्षेत्र के लोगों के नुमाइंदे को अगर गाली देंगे, तो मुझे कहीं से लगता है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा? प्रोफेसर शशि, और ये हिंदू राष्ट्र की बात भी जरा मैं आपसे सुनना चाहूंगा, हिंदू राष्ट्र वालों की जो डिमांड है जी, वो भी सुनना चाहूंगा जी। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर देश का कानून संसद का चुनाव या विधानसभा का चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, इसका मतलब है कि वो कानून के अनुसार है, संविधान के अनुसार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक जब तक सजा न मिले तब तक वो ना तो चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो सकता है, और फिर अगर सदस्य बन भी जाए तो सदस्यता उसकी समाप्त होगी और अगले 6 वर्षों के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। ये फैसला जो है जनप्रतिनिधि कानून की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, और वो तब से ये चल रहा है। तो पहली बात यह है कि अमृतपाल सिंह का जहां तक संबंध है, उसे किसी भी कानून के द्वारा चुनाव लड़ने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, और न था तो वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए। अब चुनाव में जनता जिसे चुने, जो उम्मीदवार होंगे वो चुने जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो चुने गए। अब ये तीसरा सवाल ये आता है कि जब वो चुने गए, फिर आप उन्हें जेल से संसद में लाए और उन्हें शपथ ग्रहण, यानी कि जो ओथ उनका हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, तो फिर उसके लिए तो आप ले आए। इसका मतलब है कि कानून कहीं भी इस बात की कोई भी रुकावट नहीं करता है कि जो व्यक्ति जेल में है, और वो अगर जेल में है और सजा अभी उसे मिली नहीं है, तो उसे संसद के सत्र में स्पीकर के द्वारा, स्पीकर को यह अधिकार है, अगर स्पीकर चाहे तो उन्हें इस बात की इजाजत दे करके कि वह जब तक संसद का सत्र चलता है तब तक वो संसद में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते वो हिस्सा लें, वो भागीदारी करें। सवाल ये है कि जो देश की स्थिति है, जो संसद की स्थिति है, उसमें स्पीकर से भी किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था की अपेक्षा करना ये बहुत मुश्किल दौर है। आप ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते जब तक कि स्पीकर जो है पार्टी के हिस्से ऊपर होकर के, सत्तारूढ़ पार्टी के नियंत्रण से मुक्त होकर के संसद की सर्वोच्च, संसद के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा के अनुरूप आचरण न करें। तो ये एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि वो जब तक संसद सदस्य हैं, उन्हें जो है संसद के सत्र में स्पीकर की इजाजत से लाया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब जो सवाल आप उठा रहे हैं, जो भी आरोप लेंगे, देखिए आरोप किसी भी प्रकार का लगे, आरोप लगाए जाते हैं, फिर अदालत की जिम्मेदारी है कि आरोपों की जब छानबीन हो जाती है और साक्ष्य के आधार पर
उन्हें जो है वो दोषी ठहराया जा सकता है। तो सवाल है कि अभी तो कोई भी सजा मिली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये भी तय है कि न्यायपालिका का काम ये है कि वो इसकी जितनी जल्दी वो न्याय की प्रक्रिया को पूरी करे, या जो भी सजा देना हो, या उसे बेगुनाह घोषित करके जो है वो छोड़ दिया जाए। ये तो न्यायपालिका का काम है। ये बात तय है कि इस देश में देखिए संविधान का सम्मान कर कौन रहा है। भाई संविधान का अगर सम्मान होता तो कम से कम चुनाव में संविधान को बचाने की बात नहीं होती। संविधान को बचाना है, और जब संविधान को बचाने की बात हुई, इसका अर्थ है कि संविधान को लेकर के या संविधान को खतरा है, संविधान के लिए संकट है। तो संकट किसके तरफ से है? एक तो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से है। और ऐसी स्थिति में संविधान को खतरा है तो सवाल है कि संविधान का संविधान कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा, ये सवाल है। तो ऐसी स्थिति में देश का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जब ये शब्द लिखा गया, उसके पूर्वी भारतीय संविधान का जो चरित्र है, जो उसकी विशेषता है, जो और अन्य प्रावधान फंडामेंटल राइट्स में जो प्रावधान है, जो व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की इजाजत देता है, तो वैसी स्थिति में और समान स्वतंत्रताएं हैं, तो वैसी स्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष देश ये है। और वहां अगर कोई भी किसी धार्मिक राज्य की बात करता है तो यद्यपि वो खुलेआम जो है उसको आप ये कहें कि वो जो है इस अमुक धारा का विरोध कर रहा है, या ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन देश के संविधान का तो विरोध कर ही रहा है। कैसे वो किसी धर्म विशेष की राष्ट्र की, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, चाहे इस्लामिक राष्ट्र हो, क्रिश्चियन राष्ट्र हो, या खालिस्तान हो, या कोई भी। देखिए ये बात समझिए, खालिस्तान अगर एक अलग सिख राज्य की मांग करता था या करता है, या जो भी इस प्रकार के आरोप लगे हैं, तो वो एकदम राज्य से अलग होने की बात है, यानी भारतीय राज्य से अलग एक स्वतंत्र राज्य की मांग। ये जो है ऐसे नॉर्थ ईस्ट में भी हो चुके हैं, आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी नागालैंड और तमाम इसमें देश से हटने की बात। एक समय तो तमिलनाडु में आप जानते हैं कि जो है वो संविधान की प्रतियां चलाई गई थी, उसके बाद 16 अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके बाद आप इस तरह की चीजों को नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना अपने आप में संविधान विरोधी है। तो संविधान विरोधी है, लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि कौन सी पार्टी कर रही है? जो सत्तारूढ़ पार्टी है। तो अगर सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा कर रही है तो ऐसी स्थिति में सजा कौन दे? पुलिस उनके अधीन है। न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता को लेकर के आप जानते हैं कि निरंतर सवाल उठते रहते हैं। तो वैसी स्थिति में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का भी ढांचा है, वो ढांचा ही अपने जगह पे नहीं है, वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए वो तमाम ऐसी गतिविधियां होती हैं, और खास करके सत्तारूढ़ पार्टी या एक खास जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो खुलेआम किसी को भी पाकिस्तानी घोषित करें, किसी को खालिस्तानी घोषित करें, किसी को अर्बन नक्सल घोषित करें, जो चाहते हैं बोलते हैं, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टे जिन लोगों पर ये बातें या जिन पे ये झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, कई बार झूठे आरोपों के तहत झूठे जो है केस मुकदमे के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम ऐसे ड्रकोनियन लॉ, इतने भयानक लॉज, चाहे यूएपीए की बात कर लें, एनएसए की बात कर लें, सेडिशन एक्ट की बात कर लें, तो ये तो पहले से विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो चाहे मनमानी कर ले। और अब ये सरकार जो लगातार संविधान, वो तो इस देश बच गया, ये देश का संविधान बच गया कि इन्हें जो है इस देश की जनता ने 400 या 370 की संख्या नहीं दी, वरना ये संविधान तो खत्म था। और सच में जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बना देते, भले सड़कों पे संघर्ष होता, गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। अगर आप किसी धर्म विशेष का बनाएंगे तो गृह युद्ध की संभावना बन सकती है, क्योंकि सामान्यतः दूसरे धर्मों के नागरिक वो दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये भारत, ये देश संकट से बच गया। लेकिन वही पार्टी अब संविधान की हत्या दिवस मना रही है। आप सोचिए, इससे ज्यादा भद्दा मजाक और क्या हो सकता है? और उन्हीं के लोग सबको सर्टिफिकेट देते रहे। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति चुना गया है तो उसे संसद या जिस सदन के लिए चुना गया है जनता के द्वारा, उसे सदन में, सदन के जो भी अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उनके द्वारा इजाजत देने का उनको अधिकार है, और ऐसा करना चाहिए। लोकतांत्रिक जो है ये माना जाएगा। और उस देश की जनता का, जिन्होंने उसे मत दे करके
चुनाव में जिताया, उसका सम्मान होगा। अन्यथा जनतंत्र में आप एक बात बहुत साफ समझिए, जनतंत्र जो है वो प्रतिनिधि संस्था है, और प्रतिनिधि जनता के, तो वो उस राज्य विशेष, क्षेत्र विशेष या जो स्थान है उसकी समस्याओं को संसद के पटल पे लाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो अगर आप उसको इस अधिकार से वंचित रखते हैं तो उस राज्य की जनता का आपने चुनाव करवा दिया, लेकिन चुनाव करवाने के बावजूद भी उससे प्रतिनिधित्व कहाँ है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं लास्ट में, वो ये कि देखिए अब देखिए ये जुलाई का महीना लगभग अंत की ओर है, सितंबर, इसके बाद अगस्त और सितंबर आएगा। कश्मीर में 2019 में जो है 370 को जैसे खत्म किया गया, और संसद ये कार्यपालिका यानी कि सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि सितंबर तक हम चुनाव कराएंगे। तो आपको 2019 से एक राज्य विशेष की जनता को उनके लोकसभा में प्रतिनिधित्व से वंचित किए हुए हैं, ये कौन सा डेमोक्रेसी है। लेकिन सवाल है कि सत्ता जिसके पास है, ताकत जिसके पास है, और ऊपर से एक पैरेलल समाज में एक पैरेलल संस्था चल रही है जो तमाम ऐसे लोग हैं जो उस खास विचार को मानते हैं, जो समाज में दंगा करते हैं या समाज में आतंक फैलाते हैं या डराते हैं हर जगह, वो शैक्षणिक संस्थान हो या कहीं भी। मुझे लगता है इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि आपने उस राज्य की जनता को, मान लिया 370 आपने जबरदस्ती खत्म किया, चलिए राज्य का दर्जा क्यों खत्म किया था? 370 के खत्म होने से राज्य का दर्जा खत्म होने का क्या मतलब है? ये भारतीय राजनीति और संविधान जब से लागू हुआ तब से पहला है कि कोई राज्य को आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो राज्य का जो है उसका अधिकार छीनने का तो कोई अधिकार नहीं था, और राज्य के साथ साथ आपने लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और मैं फिर अंत में इस बात को दोहराता हूं कि जो कोई भी किसी धर्म विशेष के आधार पर देश बनाने की बात करता है वह संविधान विरोधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। फिर वही सवाल, कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि सारे तंत्र उन्हीं के हाथ में है, और न्यायपालिका अपने संवैधानिक दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने में लगातार चूक रही है। धन्यवाद।